Hey guys, Namaste. Welcome back to our channel Proud Mommy. I am Dr. Rashna Singh और मेरी डॉटर है श्राव्या. She will be 7 years old in this coming February and she had moderate autism, but now she has mild. She was diagnosed when she was 3 years 2 months old. So right now it's almost 4 years of our autism journey. और उसकी जर्नी में मैंने कैसे कैसे उसे क्या क्या सिखाया, कैसे थेरेपीज कराई, कैसे घर पे किया मैंने. और जितना ही मेरा नॉलेज मैंने गेन किया, जितना ही मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसके बेसिस पे वीडियोस आपको डालती रहती हूँ. और आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, दिस इज अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, आई एम जस्ट अ स्पेशल मदर. सो मैं अपने मुझे लगता है कि मैंने इतना कुछ नॉलेज गेन किया, इतने सालों में इतना काम किया है, तो मुझे ये शेयर करना चाहिए. इससे जो भी न्यू मदर्स हैं या जिनको कोई भी जिनके बच्चों जो भी न्यू डाइवर्जेंट बच्चों की मदर्स हैं, उनको हेल्प हो जाए. उन्हें कुछ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें टिप्स चाहिए. तो हम क्या सर्च कर रहे होते हैं यूट्यूब पे, हमें टिप्स मिल जाए कि हम अपने बच्चे में ये कैसे डेवलप कर लें या कुछ और कैसे डेवलप कर लें. क्योंकि मैंने भी बहुत चैनल्स में वॉच करती थी, हर जगह से कहीं कुछ एक सिंगल वर्ड ही पता चल जाता था मुझे कि हाँ, अच्छा ये वर्ड है, मुझे उसको ये वर्ड सिखाना है. तो मैं वो काम पे लग जाती थी कि हाँ, मुझे उसको ये वर्ड सिखाना है. या किसी ने कुछ और बताया, बच्चा पॉटी ट्रेन नहीं हो रहा है, तो मैंने वीडियोस देखी, कुछ वहां से मिल गए टिप्स, तो मैंने यूज किया और वो पॉटी ट्रेन हो गई. कुछ मैंने अपने तरीके से काम किया, तो वो सारी चीजें मिला के मैंने जैसे जैसे काम किया है, तो मैं उसके हिसाब से वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ. एंड आई एम वेरी मच होपिंग कि जितने भी बच्चे हैं, हमारे न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे, उनको कुछ हेल्प हो जाए और उनकी लाइफ में कुछ भी इम्प्रूवमेंट आ पाए मेरी वजह से, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी. तो आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज की मेरी वीडियो है जो हम अभी कर रहे थे कि हाउ टू इम्प्रूव कॉग्निशन ऑफ अवर चाइल्ड. तो मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड आई थिंक कि यही एक इम्पॉर्टेंट सबके लिए होना चाहिए, इज दैट की टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर चाइल्ड. सबसे इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग गाइस. बहुत सारे पेरेंट्स ना स्पीच के पीछे भागते हैं कि हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है. सो दैट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट कि हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है. अंडरस्टैंडिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हमें बच्चा सिर्फ, बहुत लोग कहते हैं हमारा बच्चा सिर्फ नीड बेस्ड बोल रहा है या 2-4 वर्ड भी बोलता है, बिकॉज उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है. आपको अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है. अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो स्पीच अपने आप इम्प्रूव होने लगेगी. अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उस स्पीच का कोई फायदा भी नहीं है गाइस. अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो समझे अपने आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं वो उससे. बच्चे को ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे को अपनी लाइफ में बहुत सारी जगह पे जाना है, स्कूल जाना है, कहीं किसी एक्टिविटी में आपने डाला हुआ है वहां जाना है, तो वहाँ के टीचर है, वहाँ के ट्रेनर है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनर्स के, थेरेपिस्ट के पास जाना है, उसको उनको समझना है, उनकी बातों को समझना है. तो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग. आप और कॉग्निशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर दी है. तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्रीवियस की 2 वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है. फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट टू इम्प्रूव कॉग्निशन इज बिहेवियर थेरेपी. बिहेवियर थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे बच्चों में बहुत सारे बिहेवियर इश्यूज होते हैं, बहुत सारे टेंट्रम्स होते हैं, वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो बिहेवियर शो करते हैं. उनका एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, क्योंकि वो बता नहीं पा रहे अपनी प्रॉब्लम्स को, उनको क्या इशू है, उनको कोई कोई फिजिकल कुछ इशू है, कोई प्रॉब्लम है, पेट दर्द है, सर दर्द है, क्या है, किसी ने उनको कुछ कहा है जो उनको हर्ट कर रहा है, या वो किसी तरह की एंजाइटी, किसी तरह के स्ट्रेस में, तो वो बोल नहीं पाते, तो फिर वो बिहेवियर शो करते हैं. सामान फेंकेंगे, एंगर इश्यूज आ जाएंगे, या जमीन पे लेट गए हो, या कुछ भी, कोई भी, हर बच्चा अलग अलग तरह से अपना बिहेवियर शो करता है, तो वो कैसे भी तरह के बिहेवियर शो कर सकता है. तो हमें उसके, और या फिर उन्होंने वो बिहेवियर बना लिए,
मतलब रेगुलर करते करते ना उस तरह के बिहेवियर उन्होंने हो सकता है कि उनको उनकी अब सेंसरी उस तरह की सेंसरी इश्यूज नहीं है। हैंड क्लैपिंग एक सेंसरी इशू है, बट हो सकता है कि अब उसका सेंसरी इशू नहीं है, बट उसने उसको एक बिहेवियर बना लिया है कि जब मैं हैप्पी हूँ तो मुझे क्लैपिंग करना ज़रूरी है। या जब मैं एंगर किसी बच्चे का हो सकता है कि जब वो एंग्री है तो वो क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो बिहेवियर को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ऑटिज़्म इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ नॉट अ डिजीज़ कि आप उसे क्योर कर सकते हो, किसी डॉक्टर के पास जाओगे और कोई मेडिसिन देगा और बच्चा क्योर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑटिज़्म इज़ अ डिसऑर्डर, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, कॉग्निटिव डिसऑर्डर। तो वो किसी मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता। ऑटिज़्म इज़ नॉट क्यूरेबल, इट इज़ मैनेजेबल। तो आपको सीखना है कि अपने बच्चे को कैसे मैनेज करना है और उसकी लाइफ में उसको सिखाना है कि उसको अपने आप को कैसे मैनेज करना है। विद ग्रोइंग एज उसको सिखाना है कि अपने स्टिमिंग बिहेवियर को, अपने इश्यूज को कैसे सॉल्व करना है, कैसे अपने स्टिमिंग को कैसे मास्क करना है, कहाँ आपको कैसे बिहेव करना है। तो उसको वो एप्रोप्रिएट बिहेवियर सब कुछ सिखाने पड़ेंगे। तो बिहेवियर थेरेपी इज अ मस्ट। और जब बिहेवियर कंट्रोल में होंगे तभी बच्चा फुल फोकस, फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने आसपास अपनी सराउंडिंग्स को देखेगा, बातों को सुनेगा और सीखेगा। लर्निंग तभी पॉसिबल है जब उसके बिहेवियर्स डाउन होंगे, उसके सेंसरी इश्यूज डाउन होंगे। तो हमें उन पे काम करना है। तो मैंने बिहेवियर का भी ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है कि हम बिहेवियर थेरेपी कैसे कर सकते हैं। सो आप पहले अंडरस्टैंडिंग और बिहेवियर थेरेपी वाले वीडियोस को प्लीज जाके मैं प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगी, तो वहां से आप देख सकते हो। उसके बाद ही आप इस वाली वीडियो को वॉच करिए। तो ये हम आज की हमारी वीडियो है कि व्हाट कॉग्निटिव एक्टिविटीज वी कैन डू एट होम टू इम्प्रूव द कॉग्निशन ऑफ अवर चाइल्ड। तो हम कॉग्निटिव एक्टिविटीज के बारे में बात करें उससे पहले जो हमारे सबसे 5 इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जो हमें बच्चे के मतलब बच्चे के साथ हमें वो चीज़ फॉलो करनी ही करनी है उसके कॉग्निशन को इम्प्रूव करने के लिए। वो है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट है अवर किड्स आर विजुअल लर्नर्स। तो उनको विजुअल सपोर्ट देना ही देना है आपको। जो भी आप लर्निंग कराते हो उसमें आप ट्राई करो कि आप विजुअल सपोर्ट उसको दे पाओ। कुछ भी सिखा रहे हो तो उसको विजुअली शो करके फिर सिखाओ। देन सेकेंड पॉइंट इज यू हैव टू मेक अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन फॉर योर चाइल्ड। आपको एक रूटीन उसका फॉर्म करना है कि इतने बजे उठना है, खाना है, नहाना है। बिकॉज बच्चों में ट्रांजिशन को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट फिर से इसमें मैं रिपीट कर रही हूँ कि उनको वो ट्रांजिशन करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो हम अगर उनका स्ट्रक्चर्ड एक रूटीन बना देंगे तो वो उनके लिए ईजी हो जाएगा। वो समझ जाएंगे उस रूटीन को, अपने ब्रेन में वो फिक्स कर लेंगे कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे डेली काम करना होता है। तो इट विल रिड्यूस देयर एंजाइटी एंड स्ट्रेस। तो एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाना है। देन थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हमको उनके आसपास हमें बहुत एक ऑर्गेनाइज स्पेस रखनी है, क्लटर फ्री रखना है। ऐसा नहीं कि हर तरफ उसके टॉयज बिखरे हुए और आप बीच में बैठ के एक्टिविटी करा रहे हो, तब तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा। तो हमें इसके डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करना, जितना कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो सके उसके आसपास वो करना है। जब भी आप एक्टिविटी करा रहे हो या एक्सरसाइज करा रहे हो तो आपको डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होने चाहिए, सिर्फ उस एक्टिविटी का ही सामान होना चाहिए। और बच्चे को ट्राई कराना है कि वो फुल अपना फोकस, फुल अपना अटेंशन उस एक्टिविटी में लगाए, इधर उधर वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। देन fourth important point is that we have to use their special interest, their likings. अब उनकी लाइकिंग हो सकती है कि कोई बच्चे होते हैं जिनकी ट्रेन के लिए लाइकिंग है, या फिर एनिमल्स के लिए लाइकिंग है, या लीगोस के लिए लाइकिंग है, बॉल्स के लिए लाइकिंग है। तो आपको उन चीज़ों को एज अ लर्निंग टूल यूज करना है और उसके थ्रू बच्चे की लर्निंग करवानी है। तो जितना ज़्यादा हो सके उन चीज़ों को आप यूज करो और उन चीज़ों को यूज करके आप बच्चे की लर्निंग करवाओ। जो भी आप सिखाना चाहते हो, जो भी आप गोल सेट कर रहे हो बच्चे के लिए कि मुझे ये सिखाना है, तो आप ट्राई करो कि उसके उन फेवरेट टॉयज को यूज करके आप उन्हें सिखाओ। देन द लास्ट पॉइंट इज यू हैव टू ऑफर योर चाइल्ड चॉइसेस। हमारे बच्चे चॉइस अपनी बता नहीं पाते। हो सकता है उनका मन कर रहा है इडली खाने का और आपने उसको दे दिया उत्तपम,
वो बता नहीं पाते कि मुझे इडली खानी है। तो हमको उनको ये सिखाना है कि वो अपनी चॉइस को हमें बता पाए। कैसे सिखाएंगे हम? तो हम उसको हमेशा 2 चॉइसेस देंगे, 2 या 3, पहले आप 2 चॉइसेस दो। जैसे कभी नहा के आ रहा है तो आप 2 क्लोथ्स दो, अच्छा पिंक पहनना है, ब्लू पहनना है, रेड पहनना है, व्हाइट पहनना है। तो उसको उसकी थिंकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करो कि ऐसा उसे समझ में आना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि मैं जो कहूँ मुझे ये पहनना है तो मुझे वो मिलेगा। उसको ये समझना पड़ेगा उसके ब्रेन को कि मुझे जो चाहिए उसके लिए मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे अपनी चॉइस को बताना पड़ेगा, तभी मुझे वो चॉइस मिलेगी। बच्चे को पता ही नहीं है कि उसको अपनी चॉइस बतानी है। तो हम उसको जब चॉइसेस ऑफर करेंगे ना, इस टॉय से खेलना है या इस टॉय से, अच्छा कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ये वाली करें, हैंड वाली करें, या आप को बीट्स लगानी है, मतलब उसको आप चॉइसेस दो कि उसे थिंकिंग उसकी स्टार्ट हो, वो सोचे और बताए कि हाँ उसे ये करना है। उसको समझ में आना चाहिए कि लाइफ में उसको अपनी चॉइसेस सबसे आगे रखनी है, उसको अपनी चॉइस के हिसाब से काम करना है, दूसरे की चॉइस के हिसाब से नहीं। तो हमें ये सिखाना होगा कि उसको अपनी चॉइस बहुत क्लियर, लाउड एंड क्लियर बोलनी है और वही उसे करना है। तो इसलिए आप इसे ऑफर करो चॉइसेस। तो ये तो 5 पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखने हैं। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे को इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाने के लिए और बच्चे का कॉग्निशन इम्प्रूव करने के लिए। हम डिस्कस करते हैं क्या कॉग्निटिव एक्टिविटीज हम बच्चे को करा सकते हैं जिससे हम उसका कॉग्निशन को इम्प्रूव कर सकें। सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है मेमोरी एंड फोकस। हमें बच्चे का फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन लाना ही है, आई कांटेक्ट गेन करना है और मेमोरी को इम्प्रूव करना है। अब मेमोरी को इम्प्रूव कैसे करेंगे? मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली है हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी, लेकिन मैं इसको ही बताती हूँ आपको कि हम बच्चे को मेमोरी गेम्स खिलाएंगे और मेमोरी गेम में कार्ड आप लगाओ, पिक्चर कार्ड और फिर उनको फ्लिप कर दो और उससे पूछो कि हाँ यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था। मतलब धीरे धीरे उसको एक फॉलो अपने याद करना सीखना है कि ऐसे ऐसे रखा हुआ था और मुझे इस तरह से बताना है। तो मेमोरी गेम्स खिलाओ आप बच्चे को, फिर आप व्हाट्स इन बैग खिलाओ और आप बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट ये कर सकते हैं हम कि बच्चे के लिए ना जैसे हमें उसे डेली उसका पूछना है, उसको अब उसको बच्चे को ये समझ नहीं है ना कि जो पास्ट में हो चुका है वो मुझे याद रखना है। उसके ब्रेन को अभी ये समझ ही नहीं है कि उसे वो याद रखना है। फ्यूचर में उसको आगे जाके उसको बताना होगा या फ्यूचर में वो उसके काम आएगा। तो हमको उसके ब्रेन को ट्रेन करना है उस तरीके से कि उसको पीछे की बातें मेमोराइज रखनी है। तो हम कैसे करेंगे? हम उससे डेली का रूटीन पूछेंगे कि अच्छा आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया। हो सकता है बच्चा नहीं बता पाएगा शुरू में, तो आप जब ब्रेकफास्ट लंच कराते हो तो उसको स्पेशली उसका फोकस करवाओ। तो देखो हम बनाना खा रहे हैं, देखो हम दाल चावल खा रहे हैं, फिर आप डेली उसको दिखाओ और बताओ और फिर पूछो, उसके थोड़ी देर बाद ही पूछो। फिर ऐसे करते करते जब आप कभी भी पूछोगे ना, रात में ही पूछोगे तो बता देगा कि बच्चा कि उसने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। तो आपको उसको ये हैबिट डालनी है रोज पूछने की। डेली आप पूछो आज कौन सा दिन है, मंडे या ट्यूसडे। हो सकता है वो ना बता पाए तो आप बताओ अच्छा आज ये है ये। फिर आप उसको टुमारो, यस्टरडे सिखाओगे तो ऐसे ही सिखाओगे ना कि अच्छा आज मंडे है तो कल क्या था, अच्छा यस्टरडे क्या था, टुमारो क्या आएगा, मतलब इस तरह सिखाना है। तो उसको डेली डेली आप पूछोगे तो धीरे धीरे वो, अगर वो गलत बता रहा है तो आप बोलो कि अच्छा कल देखो संडे था तो आज क्या है, तो बच्चा बोलेगा आज मंडे है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे उसको ट्रेन करो, बताना क्या वेदर था, व्हाट्स द वेदर टुडे, आज क्या डेट थी, स्कूल में क्या पढ़ाया मैम ने। अगर बच्चा नहीं बता पा रहा स्कूल में क्या पढ़ाया तो आप उसकी कॉपी निकाल के लाओ, उसमें देखो आप क्या क्लासेस में, फिर उसको दिखा के बताओ देखो आज ये पढ़ाया मैम ने, ये स्टोरी पढ़ाई है या कुछ भी ऑड वन आउट पढ़ाया है, मैथ्स में एडिशन पढ़ाया है। इससे बच्चा देखे पीछे देखो ये क्लास वर्क है, मुझे ये बताना था। उसको समझ नहीं आ रहा कि आप उससे क्या पूछ रहे हो। ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं कि उसने क्लास में क्या पढ़ा है, पर उसको उनके ब्रेन को अभी इतनी आप समझ सकते हो ना कि ये सारा कुछ गेम ही ब्रेन का है
ये प्रॉब्लम ही ब्रेन की है, ब्रेन की प्रोसेसिंग की। तो बच्चे को ये पता ही नहीं कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हो। तो आप दिखा दिखा के पूछोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम जब आप पूछोगे तो वो बता देगा कि उसे इस चीज में क्या पढ़ाया गया, उसको उसके ब्रेन को ये समझ में आ जाएगा कि आप उससे क्या पूछना चाहते हो। तो धीरे धीरे उसकी मेमोरी स्ट्रांग होगी इस तरीके से, और वो आपको बता पाएगा। देन हमें बहुत सारे सॉर्टिंग टास्क कराने हैं। सॉर्टिंग तो हमें हम कराते ही रहते हैं, पर डेली आप कराओ। पहले दो दो दाल मिला दो, फिर उसमें 3 कर दो, 4 कर दो और सॉर्ट करने दो, क्योंकि उसमें भी उसको समझना है कि कैसे मैं इसको इजीली सॉर्ट करूँ और कितना जल्दी में सॉर्ट कर दूँ। तो वो भी उसको समझ में आना चाहिए। तो सॉर्टिंग एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। फिर हम उसको जो लेज़ी 8 एक्टिविटी है कि 8 ऐसे स्टैंडिंग होता है, आपको वो स्लीपिंग पोजीशन में 8 को बड़ा सा आप 8 बनाओ और उससे हाथ से ट्रेसिंग करवाओ या उससे ड्रॉ भी करवाओ 8, दोनों हाथ से ट्रेसिंग कराओ। फिर हमें दोनों हाथ वाली एक्सरसाइज करानी है। जैसे आपने 2 सर्कल्स बनाए, दोनों हाथ से आप उसे एक साथ करके कलर करो दोनों सर्कल्स को। एक हाथ दोनों हाथों से, दोनों हाथों में पेंसिल देके आप उसको इस तरह से जिगजैग बनाने को बोलो, एक साथ उसको ऐसे सी बनाने को बोलो, एक साथ डी बनाने को बोलो, फिर एक साथ क्रिसमस ट्री काइंड ऑफ बनाने को बोलो, या एक साथ लाइन ड्रॉ करे, एक साथ सर्कल ड्रॉ करे, एक साथ स्क्वायर ड्रॉ करे। तो दोनों हाथों से आपको उसको एक्सरसाइजेस करवानी है। बोथ जिन भी एक्सरसाइज में दोनों हाथ यूज होते हैं, एक साथ उस तरह की एक्सरसाइज करवानी है जिससे बोथ ब्रेन हेमिस्फेयर एक साथ काम करे। हमारे ब्रेन में 2 हेमिस्फेयर है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर। तो लेफ्ट हेमिस्फेयर सिग्नल भेजता है लेफ्ट पार्ट को और राइट पार्ट को। तो हमें दोनों हाथ यूज करने से दोनों हेमिस्फेयर एक साथ काम करें, इन दोनों हेमिस्फेयर का इंटीग्रेशन हो, नए न्यूरल कनेक्शन बने और बच्चे की इससे कॉग्निटिव एबिलिटी पे बहुत फर्क आएगा, बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि आपको मेमोरी और फोकस पे काम करना है। देन सेकेंड आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग और बच्चे के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पे काम करना है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे को कैसे सिखाएंगे हम? डे टू डे लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो बच्चा हो सकता है कि कुछ जैसे कोई चोट लगी, अब उसको समझ नहीं आ रहा, वो एकदम बिहेवियर शो करने लग गया, बहुत रोने लगा, वो रोता ही जा रहा है। तो हमको उसको सिखाना होगा कि नहीं, चोट लगी है, क्लीन करेंगे, मेडिसिन लगाएंगे, पट्टी करेंगे, ठीक हो गया। तो हमको उसको सिखाना है कि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है और हमें उस सोल्यूशन पे काम करना है। तो वो कैसे सिखाएंगे? आप उसको डेली पजल्स बनवाओ। पजल्स आर वेरी गुड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिकॉज पजल्स में क्या है कि एक हैप्पीदार चीज मिल गई है उसको, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। वो अकेले हैं, चाहे आप नहीं, हल्ला नहीं, जब वो अकेले हैं तो उनका कोई मीनिंग नहीं, बट जब when we are bringing them together तो एक पिक्चर बनती है जो कि बहुत ब्यूटीफुल होती है देखने में। तो बच्चे जब डेली उसको सॉल्व करेगा तो उसको सॉल्व करने में बहुत अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा और वो फ्रस्ट्रेट ना हो, उसको अपना टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस देना पड़ेगा उसमें करने के लिए। तो उसको एक तरह से वो एक प्रॉब्लम है उसके लिए जिसको वो सॉल्व कर रहा है। तो धीरे धीरे ब्रेन भी ट्रेन होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में। और आजकल मार्केट में बहुत सारे ना ऐसे छोटे छोटे से कागज के या कार्डबोर्ड के छोटे छोटे ना ऐसे स्क्वायर स्क्वायर कलर्स के डिफरेंट डिफरेंट आपको छोटे छोटे मिलेंगे। उससे आपको कैसल बनाना है या फिर आपको कुछ जंगल बनाना है, तो वो उनको ज्वाइन कर करके आपको कोई एनिमल का शेप देना है। इस तरह के भी आ रहे हैं एक्टिविटीज, तो वो आप ला सकते हो, वो बच्चे को करने को दे सकते हो। या फिर वो नहीं आते जो बिल्डिंग ब्लॉक्स दे सकते हो, उससे कुछ कुछ बनाओ। फिर आप वो ब्लॉक्स आते हैं जिनसे वो विंड मिल, वो डिफरेंट डिफरेंट ज्वाइन करके उसमें मोटर भी होती है। मतलब बहुत सारी चीजें मार्केट में आप देखोगे आ रही हैं जिसमें कि आप उनको ज्वाइन कर करके वो बना सकते हैं बच्चे उससे कुछ, तो वो चीजें दे सकते हो आप। डिफरेंट डिफरेंट मॉडल बनाने के लिए आता है ना, तो वो दे सकते हो आप बच्चे को। देन हमारा थर्ड जो कॉग्निटिव एक्टिविटी है वो है सेंसरी इंटीग्रेशन। तो बच्चे में सेंसरी इश्यूज हमारे रहते हैं, तो हमें सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम करना है। तो हम क्या करेंगे? सेंसरी प्ले, इट्स अ वेरी गुड मोड
फॉर सेंसरी इंटीग्रेशन। तो आप डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस बना लो, किसी में सूजी डाल दिया, आटा डाल दिया, चना डाल दिया, किसी में अरारोट का वो घोल गाढ़ा बना के डाल दिया, बच्चे का हाथ इस तरह से उसमें मूव कराना है। फिर आप अलग अलग टेक्सचर सैंड बॉक्स बना लो, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स वाले आप बॉक्सेस बना लो, और बच्चे का उसमें उसको प्ले करने को दो। उससे बहुत अच्छी कॉग्निटिव स्किल्स पे काम हो जाता है। इट्स अ वेरी गुड कॉग्निटिव एक्टिविटी, तो उसको आप जरूर दो। डेली आपको सेंसरी प्ले बच्चे को कराना है, या तो आप साबुन का ना झाग बना के दे दो, उसके हाथों पे पैरों पे लगा दो, झाग से खेले बच्चा, वाटर प्ले करे। तो ये सारे सेंसरी प्ले होते हैं, तो ये आप करने को दे सकते हो। फिर हमें उसकी सेंसरी इश्यूज पे भी काम करना है, तो हमें उसकी थेरेपी पे काम करना है। तो बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये सब आपको कराना है। और आपको थेरेपिस्ट के भरोसे नहीं रहना है, आपको खुद से सीखना है, और बच्चे के साथ घर पे भी आपको वो सारी थेरेपी करवानी है। तो आप इससे तो आप ये बात तो आप नोट कर लो कि मदर्स आपको सीखना है, आपको खुद ही थेरेपिस्ट बनना है। बिकॉज कोई भी थेरेपिस्ट आपके बच्चे के लिए आपके जितना अच्छा तरीके से काम कर सकते हो वैसे काम नहीं कर सकता। वो हाफ एन आवर 45 मिनट के लिए बस काम करेंगे, और आप सोच सकते हो कि वो आपकी तरह काम नहीं कर सकते। जिस पैशन के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ आप करोगे ना अपने बच्चे को सिखाने के लिए, वैसा वो नहीं कर सकते। और आप ये बात समझ लो कि आपको ये सोचना है कि हर एक एक्टिविटी, चाहे वो आप एक्सरसाइज भी करा रहे हो या स्पीच या कुछ भी करा रहे हो, तो उस एक एक्टिविटी से आप बहुत सारी चीजें सिखा सकते हो। आपको अपना ब्रेन यूज करना है, प्लीज यूज योर ब्रेन। जरूरी नहीं है कि थेरेपिस्ट ने बोल दिया कि ऐसी एक्टिविटी करानी है तो आप ऐसे ही कराओगे। आप अपने ब्रेन को यूज करो। आप किसी भी एक्टिविटी में मिड लाइन क्रॉसिंग वाला काम करा सकते हो, कुछ भी उसकी वोकेबलरी को इंक्रीज कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। आपको बस क्रिएटिव होके सोचना है, आपको बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे, और आप कर पाओगे। देन हमें बच्चे की कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स पे काम करना है, उसके पेशेंस पे काम करना है। तो पेशेंस के लिए तो बेस्ट एक्टिविटी है टर्न टेकिंग एक्टिविटी, जिसमें मैक्सिमम आप फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ जाओ, या अगर बच्चे मिल जाए तो बच्चों के साथ कोई गेम खिलाओ, उसमें टर्न की आपकी टर्न अब इसके बाद आएगी। अच्छा, पहले मम्मा करेगी, पापा करेंगे, दीदी करेगी, फिर तुम्हारी टर्न आएगी, तो इससे बच्चे का पेशेंस लेवल बढ़ेगा। और हमें उसकी सोशल स्किल्स को और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। और जितना हो सके उसको लोगों से मिलवाओ, बच्चों से मिलवाओ, हेलो हाय करवाओ, हग करवाओ, किसेस करवाओ। और बच्चे जो सोशली इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, वो बच्चों को दूर कर देते हैं। तो धीरे धीरे उन्हें बच्चों के साथ मिक्सअप करवाओ कि हाँ, उनको हक करने में भी कोई इशू ना हो, हैंडशेक करने में इशू ना हो, हेलो हेलो बोलना, ग्रीटिंग करना सिखाओ आप उनको। फिर पूछना सिखाओ, हाउ आर यू, वो पूछना उस बच्चे से, हाउ आर यू, बच्चा बताए आंसर। तो ऐसे उसकी कम्युनिकेशन पे काम करो, उससे शेयरिंग करवाओ आप, जिससे कि बच्चा और ज्यादा सोशल बनेगा ना। इस तरीके से शेयरिंग कराओ। और आप बहुत सारे बोर्ड गेम्स खेल सकते हो, बच्चे स्नेक्स एंड लैडर खिलाओ, उसमें पेशेंस भी हो जाएगी, टर्न टेकिंग भी हो जाएगी, और बच्चे को आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, आपके साथ एक इंटरेक्टिव प्ले हो जाएगा, तो सोशली भी इंटरेक्ट कर पाएगा। और बच्चों के साथ वो गेम खिलाओ। तो आपको सोशल स्किल्स पे काम करना है, पेशेंस पे काम करना है। देन हमको बच्चे की लैंग्वेज पे काम करना है, ब्रेन प्रोसेसिंग पे काम करना है। तो लैंग्वेज पे काम तो आप स्पीच एंड लैंग्वेज के आप प्लीज मेरी सीरीज में देख सकते हो आप। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप में कैसे बच्चे की लैंग्वेज डेवलप करनी है वो मैं डाल रही हूँ, कि पहले सिंगल वर्ड, फिर मीनिंगफुल वर्ड, फिर डबल वर्ड, मल्टी सेंटेंसेस, फिर धीरे धीरे से क्वेश्चन आंसर करना आए, फिर उसको स्टोरी नरेट करना आए, फिर उसको यस नो का कॉन्सेप्ट आए, फिर उसको टू वे कम्युनिकेशन आए, बातें करना आए, तो वो आ जाए। देखिए पीछे श्राव्या बोल रही है, तो मैंने उसमें ये नई चीज नोटिस करी है कि अब वो कुछ भी बनाती रहती है, ड्रॉ करती है, साथ साथ में उसको नरेट भी करती जाती है, बोलती भी रहती है। तो इस तरह से बच्चे को मैंने देखा उसमें ये इम्प्रूवमेंट है। अब जब वो अपने आप से बातें करने लगी, तो वो हमारे साथ भी बातें करना थोड़ी दिन में शुरू जरूर कर देगी। आई एम वेरी मच होपफुल। तो प्लीज आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लैंग्वेज डेवलप करो, और लैंग्वेज डेवलप के साथ साथ प्रोसेसिंग पे काम करना है, ब्रेन की प्रोसेसिंग पे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं बच्चे से बात करनी है, या फिर 3-4 लाइन बोल दी है,
सिंगल लाइन और शॉर्ट एंड उसको वो रखना है कि क्रिस्प रखना है कि बच्चे को समझ में आए, और बच्चे को थोड़ा प्रोसेसिंग के लिए टाइम देना है, ब्रेन की प्रोसेसिंग के लिए। तो हमारे बच्चों की प्रोसेसिंग डिफरेंट है, तो ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन पूछा, बच्चा नहीं बता पाया, आपने आंसर कर दिया, या फिर आपने क्वेश्चन पूछा, उसको बार-बार आप 2-3 बार पूछ रहे हो, या उसको अलग-अलग तरीके से आप अलग-अलग तरीके से आप सेंटेंस बना के पूछते हो, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको सेंसरी ओवरलोड हो जाएगा, वो स्ट्रेस में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो उसके बाद बच्चे को 6 सेकंड 8 सेकंड का टाइम दो प्रोसेस करने के लिए, फिर उसको आंसर करने के लिए। बच्चे ने सुना होता है, बच्चे उतना ज़्यादा हमारे साथ इंटरैक्ट नहीं करते, या हमारी आँखों में नहीं, हमें लगता है कि उन्होंने सुना नहीं है, बट उन्होंने सुना होता है। तो आप उनको थोड़ा टाइम दो, अगर वो नहीं बता पा रहे, तो फिर से आप क्वेश्चन पुट अप करो, अगर फिर भी नहीं बता पाए, तो आप उसका आंसर दो, उसको स्ट्रेस में मत जाने दो कि उसको ये लगे कि वो डीमोरलाइज़ हो जाए कि अच्छा मुझे तो आता नहीं, आप उसको फिर आंसर भी दो, और बहुत हैपीली आंसर दो। बिल्कुल भी ये फेस पे शो मत करो फ्रस्ट्रेशन कि तुम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। तो उसको डिस्करेज नहीं करना है, हमको एनकरेज करना है, या फिर आप प्रॉम्प्ट करोगे आंसर को, ल ल तो बच्चा बता पाएगा, अच्छा लॉयन, सपोज उसका आंसर लॉयन है, लॉयन, ला ला, फिर अगर वो बता नहीं पाया तो पूरा भी बोल दो आप, तो अगली बार वो बता लेगा श्योरली। तो इस तरह से हमें उसकी लैंग्वेज पे और उसके प्रोसेसिंग पे काम करना है। देन हमारे सप्लीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जो मेजर सप्लीमेंट है वो है विटामिन डी। विटामिन डी कॉग्निटिव फंक्शन पे बहुत अच्छे से काम करता है, ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है विटामिन डी। तो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में मेडिसिन वाली वीडियो में मैंने कहा है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि बच्चे को डायग्नोसिस मिलती है ऑटिज्म की, एडीएचडी, एनीथिंग, कोई भी न्यूरो डाइवर्जेंट किड है, तो आप सबसे पहले उसका ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाओ। एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट आप कराओगे, साथ में विटामिन बी 12 और विटामिन डी का ब्लड टेस्ट ज़रूर कराओ, क्योंकि हमारे मैक्सिमम बच्चों में इनकी डेफिशिएंसी होती है। तो बच्चे जो है वो उनमें ये मतलब वो ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल है विटामिन डी। तो वो नहीं होगा तो बच्चे आपको बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे, बच्चा बहुत लेजी होगा, उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो वो आप चेक कर लें, अगर लेवल अगर नॉर्मल है ओके, अगर कम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन का डोज पूछ लें। और फिर जैसे शारदा के केस में विटामिन डी बहुत कम था, तो हमने उसको पहले बहुत हाई डोज से विटामिन डी दिया। जब लेवल्स नॉर्मल हो गए तो अभी मैं उसको मेंटेनेंस डोज देती रहती हूँ, डेली उसको मेंटेनेंस डोज में देती हूँ। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें, विटामिन डी का, प्लस उसकी गट हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि गट से ही एब्जॉर्ब होती हैं सारी विटामिन, तो उसका बहुत ध्यान रखना है। तो हो सके तो आप ग्लूटेन GHCF डाइट पे चले जाओ, ग्लूटेन फ्री, केजिन फ्री, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। शारदा की केस में मुझे, जब मैंने उसको ग्लूटेन फ्री तो मैंने पहले ही कर दिया था, और जब मैंने उसको केजिन फ्री किया, मिल्क बिल्कुल बंद कर दिया, मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर दिए, तो उसमें बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट मुझे मैंने देखा। तो आप ग्लूटेन फ्री, केजिन फ्री डाइट जैसे ही आपको वो मिलती है ना, जैसे ही आपको इसका डायग्नोसिस होता है, तो आप फौरन आप बंद कर दो, और ग्लूटेन फ्री के इनके लिए आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि अगर आपको मिल्क नहीं दे रहे हो, मिल्क प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, तो आप क्या दोगे। मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो, डाइट प्लान में मैंने प्रॉपर क्या क्या आप ऐड ऑन कर सकते हो डाइट में। बच्चे का मतलब एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल एक डाइट उसको फॉर्म हमको बनानी है। तो आप कैसे बना सकते हो, आप क्या क्या चीज़ें और खिला सकते हो जिससे कि वो कॉम्पेंसेट कर दे ग्लूटेन वाले चीज़ को, और आपके केजिन वाले मिल्क को हमें अलग मतलब हमें हटाना है। तो आप प्लीज़ ग्लूटेन फ्री, केजिन फ्री डाइट पे चले जाओ फौरन, और आप उनका जो उनके उसके लिए हम और क्या दे सकते हैं वो आप देना शुरू कर दो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लस हमें बच्चे को अब कॉग्निटिव फंक्शन से इतनी सारी चीज़ें कर दी, और इसके साथ बच्चे को हमें जैसे म्यूजिक थेरेपी देनी है, किसी म्यूजिक क्लास में, डांस क्लास में, सिंगिंग सॉरी म्यूजिक हो गया, या सिंगिंग क्लास में, या कोई इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करवाना चाहते हो, या आउटडोर एक्टिविटी, बच्चा बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स में, तो किसी फुटबॉल में या कहीं भी बैडमिंटन में डाल सकते हो, आप साइकिलिंग करवा सकते हो, स्विमिंग क्लासेस
लगा सकते हो। तो आपको देखना है कि बच्चे का किस तरफ इंटरेस्ट है, तो उन एक्टिविटीज में उसको डालना है, उन आउटडोर एक्टिविटीज में उसको डालना है, जिससे यही बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज को बहुत इम्प्रूव करेंगी, क्योंकि वो एक न्यू आर्ट को सीखेगा, उस आर्ट के थ्रू हमारे ब्रेन पे इम्पैक्ट आएगा, तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट फास्ट होगा और उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी भी फास्ट होगी। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। फिर लास्ट जो 3 बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटी को इम्प्रूव करेगा ही, साथ ही साथ बच्चे की लैंग्वेज पे, टू वे कम्युनिकेशन पे भी काम करेगा, वो है आपके टंग ट्विस्टर, ब्रेन जिम एक्टिविटीज एंड थर्ड क्रॉस बॉडी एक्टिविटीज। तो टंग ट्विस्टर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज टंग ट्विस्टर्स क्या है, वो बार बार आप एक फॉर्मेट को रेपिटेटिवली बोलते जा रहे हो, वो कुछ सेट वो होते हैं कि राइमिंग वर्ड्स होंगे या कुछ सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं डिफरेंट, जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तो कच्चा पक्का राइम हो रहा है, पापड़ आपने सेम रखा है, तो वो ब्रेन को उसको रेपिटेटिवली बोलने के लिए आप सोचो कि एक तो वो आपकी माउथ मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, जितनी मसल्स है लिप टंग चीक जॉ सारी मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, प्लस वो मेमोरी पे वर्क कर रहे हैं, बिकॉज बच्चे को मेमोराइज करना पड़ेगा उस टंग ट्विस्टर को, तभी तो वो रेपिटेटिवली बोल पाएगा। तो बच्चे का फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन, मतलब वो उस टाइम बिल्कुल बच्चा जब बोल रहा होगा ना तो कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो परफेक्ट नहीं बोल पाएगा। तो टंग ट्विस्टर स्पीच क्लैरिटी में भी बहुत अच्छे से काम करेंगे, बच्चे को प्रोनाउंसिएशन में भी हेल्प करेंगे, बच्चे की स्पीच की फ्लुएंसी में भी हेल्प करेंगे, साथ में वो ब्रेन को भी बूस्ट कर रहे हैं कि ब्रेन को, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो ब्रेन से ही प्रोसेस होके आ रहा है, हम यहाँ से इनपुट दे रहे हैं, फिर ब्रेन, देखिए अब कोई टंग ट्विस्टर है, बच्चे ने वो रीड किया तो उसने विजुअल जो है इनपुट लिया, ब्रेन के पास किया, ब्रेन ने प्रोसेस किया और ब्रेन ने सिग्नल्स माउथ को दिए, तब भी वो उस टंग ट्विस्टर को बोल पा रहा है। ये बेसिक फिनोमेना है जो हमारे हर एक एक्शन के लिए सेम रहता है। तो बच्चे को जब वो बोलना है तो उस टाइम पे उसका माउथ के मसल्स और ब्रेन के मसल्स दोनों एक सिंक में काम करना बहुत जरूरी है, तो ये बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज को बहुत इम्प्रूव करेगा और लैंग्वेज पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा, इसका कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो हमें ये जरूर कराना है डेली। पहले आप सिंपल 2 वर्ड्स के टंग ट्विस्टर लो, फिर 4 वर्ड्स के, फिर लेवल अप करते जाओ, फिर 2-3 सेंटेंस के आ जाएंगे, तो इस तरह से बच्चे का को लेवल अप करते जाओ। मैं टंग ट्विस्टर के वीडियो आपको सेपरेट बना के दूंगी, तो उससे आप बना सकते हो, वरना बेसिक सबको पता है तो आप अभी से स्टार्ट कर दो। देन हमको ब्रेन जिम करना है। ब्रेन जिम एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें हम डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। सपोज हमने ये ट्राइंगल बनाया और हम इसको लेजी 8 की तरह घुमा रहे हैं, तो डिफरेंट हमारे फिजिकल एक्शंस के थ्रू हम ब्रेन को इनपुट दे रहे हैं और ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए बोल रहे हैं। तो हमारे दोनों हैंड यूज हो रहे हैं, तो हमारे दोनों ब्रेन जो है वो एक साथ इंटीग्रेट होंगे, एक साथ काम कर रहे हैं। फिर हमारा जो सॉरी, इतना बोलते बोलते ना दिमाग से आउट हो जाता है, बट गिव मी सम टाइम। तो मैं क्या बोलने वाली थी, हाँ, तो हम जो डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, सपोज हमने ये वाले ब्रेन जिम किया 1 2 3 4 4 3 2 1, तो आप सोचो इस टाइम पे ब्रेन कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, दोनों हेमिस्फीयर के साथ में वर्क करना है। इट विल वर्क ऑन ब्रेन बैलेंस, हेमिस्फीयर इंटीग्रेशन, और साथ में माइंड और बॉडी को कोऑर्डिनेट करना है। हमारे माइंड को और बॉडी एक साथ चल रही है, समझ लो सिंक में चल रही है, ब्रेन इतना फास्ट उसको प्रोसेस करना पड़ रहा है और वो सिंक में चल रहा है। तो इट विल हेल्प इन ब्रेन डेवलपमेंट, इट विल हेल्प इन हेमिस्फीयर इंटीग्रेशन, इट विल हेल्प इन ब्रेन बैलेंस, और बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल है। देन लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, हो सकता है कुछ और भी एक्टिविटीज हो जाए, बट अभी फिलहाल मुझे इतनी ही समझ में आई, जो मैं कराती भी हूँ उसको डेली, तो मैंने आपको इतनी बताई। फर्दर अगर कुछ होंगे तो मैं ऐड ऑन कर दूंगी। लास्ट है हमारा क्रॉस बॉडी एक्सरसाइजेज। तो क्रॉस बॉडी या फिर आप कह सकते हैं मिडलाइन एक्टिविटीज। मिडलाइन एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सपोज कोई भी एक्टिविटी आप राइट हैंड से लेफ्ट नी को टच कर रहे हो, लेफ्ट हैंड से राइट नी को, तो आप एक क्रॉस कर रहे हो,
बेसिकली। अब ब्रेन हेमिस्फीयर लेफ्ट और राइट दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेफ्ट राइट के लिए। अब आप क्रॉस कर रहे हो तो हमारे दोनों ब्रेन जो हेमिस्फीयर है वो पार्ट है कॉर्पस कैलोजम, उसके थ्रू अटैच है, तो उनके थ्रू सिग्नल जाते हैं। तो अब हम उनको सिग्नल हम कॉर्पस कैलोजम को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो दोनों हेमिस्फीयर को हम साथ में एक साथ काम करवा रहे हैं, तो हेमिस्फीयर इंटीग्रेशन होगा। साथ में हमारे ब्रेन में पुराने रेगुलर न्यूरल कनेक्शन बनते रहते हैं, तो पुराने ब्रेक होंगे, न्यू न्यूरल कनेक्शन बनेंगे, नए पैटर्न बनेंगे, बच्चा और सीखेगा और इम्प्रूव होगा, उसकी मेमोरी इम्प्रूव होगी, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज इम्प्रूव होंगे, उसके मोटर स्किल्स इम्प्रूव होंगे, ग्रॉस मोटर फाइन मोटर हर चीज इम्प्रूव होगी। तो क्रॉस बॉडी एक्सरसाइजेज आर वेरी गुड, कि हमें डेली करवानी है, सुबह शाम करवा सकते हो तो बहुत अच्छा है, वरना आप दिन में एक बार तो आपको जरूर टाइम निकाल के करवाना है। और वो मिडनाइट क्रॉसिंग आप कोई भी एक्टिविटी कराते हो ना, तो आप ध्यान देना आप उसमें भी करा सकते हो। आप जिम बॉल पे आपने लिटाया और कुछ एक्टिविटी दी है, तो उससे बोले बच्चे को क्रॉस करे, राइट हैंड से लेफ्ट साइड की चीज उठाए और लेफ्ट हैंड से राइट साइड की चीज उठाए, तो वो क्रॉस करे। और इवन सेपरेट क्रॉस बॉडी एक्सरसाइज भी होती है, वो भी आप करा सकते हो। तो मैं डेडिकेटेड वीडियो आपको क्रॉस बॉडी एक्सरसाइज तो बना के दे दूंगी, बट अभी आपको जितनी आती है आप स्टार्ट कर दो। तो these आर सो मैनी, अगर मैं भूल गई कि कितने पॉइंटर्स थे कॉग्निटिव एबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए एक्टिविटीज, तो ये इतनी सारी एक्टिविटीज हैं जिससे हम बच्चे का कॉग्निशन इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको इन तीनों पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, अंडरस्टैंडिंग, देन बिहेवियर थेरेपी एंड देन कॉग्निटिव एक्टिविटीज। तो ये तीनों हम कराएंगे। तो अगर देखा जाए तो आप जो करा रहे हो ना, वो सारा कुछ कॉग्निशन से रिलेटेड है। अगर हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी कर रहे हैं, ओटीपी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, बिहेवियर थेरेपी कर रहे हैं, या हम बच्चे को जो भी एकेडमिक से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं, उसकी लॉजिकल थिंकिंग रीजनिंग पे काम कर रहे हैं, या हम जो भी हम ग्रॉस मोटर एक्सरसाइज कराएं, फाइन मोटर एक्सरसाइज कराएं, कुछ भी कराएं, वो सब कुछ जो है बच्चे कॉग्निशन पे इम्पैक्ट डालता है। तो कहीं ना कहीं वो सब इंटर रिलेटेड है। तो हमको ये सारी चीजों का ना पूरा, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप ये रोज ना बदल बदल के कराओगे ना, तो उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि हमें ज्यादा नो हल्ला, हम एक एक्सरसाइज का एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बना ले कि हमको डेली ब्रशिंग करना है, कंप्रेशन करना है, डीप प्रेशर देना है, ओरोमोटर मसाज करनी है, फिर ग्रॉस मोटर कराना है। अब ग्रॉस मोटर में आप डेली कर सकते हो कि आज हमने ये सेट ऑफ एक्सरसाइज ट्राई, कल हम ये करा देंगे, परसों हम वो रिपीट कर देंगे, नेक्स्ट डे हम वो रिपीट कर देंगे। तो इस तरह से आपको करानी है। टाइम तो देना पड़ेगा गाइस, मतलब मिनिमम 3 आवर्स तो आपको देने ही पड़ेंगे बच्चों को। 3 आवर्स भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत कुछ करना है, स्पीच भी करनी है, स्पेशल एजुकेशन भी कराना पड़ेगा, बच्चे को सिखाना भी है, स्कूल का होमवर्क है, बच्चे को आपको पार्क में लेके जाना है, थेरेपी भी लेके जाना है, घर पे भी थेरेपी करनी है, तो बहुत टाइम लगता है। तो आपको करना पड़ेगा मदद। बस आपको ये आप सोच लो कि जितना हम पेन ले रहे हैं ना, जो हम पेन ले रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को अच्छा कर देगा, ब्राइटन अप कर देगा। तो हमें ये पेन इस टाइम लेना पड़ेगा। तो आप लगे रहो, कराते रहो, जितना मैक्सिमम टाइम बच्चों को दे सकते हो आप दो, और हर चीज को आप छोड़ दो। जितना इम्पोर्टेंट है लाइफ, आप मैं ये कहती हूँ हमेशा कि जो लाइफ को जीने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे खाना सोना, बस उन पे फोकस करो, एक्स्ट्रा चीजों पे ध्यान मत दो, सिर्फ अपने बच्चे पे ही काम करो आप, और बच्चे में आप श्योरली धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखोगे। तो आप लोग इस पे काम करो। So guys, this is it. Thank you so much for watching our channel Proud Mommy. Please guys, do like, share, subscribe and comment to our YouTube channel Proud Mommy. Bye.